So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So let's unbox this video lecture. So ये वाला वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर रहने वाला है और इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक तो हमने आपके साथ इकोसिस्टम डिस्कस करना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, बायोटिक इंटरेक्शंस कौन सी होती हैं। ये सारी की सारी आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2025 में, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ये वाला जितना भी टॉपिक है ये वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर है, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स वो भी निकल पाए और जितना मेंस एग्जाम्स का कंटेंट है वो भी इसमें आपके साथ डिस्कस कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। सो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है इकोसिस्टम के ऊपर। याद रखें, इकोसिस्टम के ऊपर आज हमने चर्चा करनी है। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे। इकोसिस्टम में हमारे पास आता है एनर्जी फ्लो, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी हम पूरी आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे। सो व्हाट इज दिस एनर्जी फ्लो? ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये क्या है हमारा एनर्जी फ्लो? सो एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि एनर्जी होगी तो जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो सारे एक्टिव होंगे तो हमारा काम चल पाएगा। ठीक है जी, या जितना भी प्रोसेस है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है, मतलब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी और किस लेवल से मिलेगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो टॉप द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर, मतलब ये मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये प्लांट है और ये कोई ह्यूमन बीइंग है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी हमारे पास जाएगी, हम इसको खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, इसके पास जो एनर्जी जाएगी उसको हम एनर्जी फ्लो कहेंगे, विच इज यूनिडायरेक्शनल। वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है जी, सॉरी यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है जी, तो ये इंसान के ऊपर भी ले सकते हैं आप। सन है, सन से देखो प्लांट एनर्जी लेगा, ये यहाँ से एनर्जी फ्लो इधर आ रहा है और ये एनर्जी फ्लो हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो। सो आपको पूछा जाएगा आपके MCQs में कि बताएं एनर्जी फ्लो इज अ यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बोथ बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, या कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो आपने वहां पे मार्क करना है क्या, यूनिडायरेक्शनल। तो आपका जो आंसर रहेगा वो सही हो जाएगा। चलें जी, अब आ जाएगा हमारे पास एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल। हमारे कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, अभी नीचे हम पढ़ेंगे उसको। ट्रॉपिक लेवल में जो है एनर्जी फ्लो करती है, दैट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल। मतलब ये एक ट्रॉपिक लेवल है, सन से आई प्लांट के पास, प्लांट के बाद आई ह्यूमन के पास, तो एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। अब ये हम किसी और एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। सपोज मम्मा, हमारी मम्मा हैं या जिनकी भी माएँ हैं, उनके जो छोटे बच्चे शिशु होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध उसके बच्चे के लिए एनर्जी फ्लो है ताकि वो बड़ा होगा। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम इसको देख सकते हैं। अब देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी। अब इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमने पूरा इकोसिस्टम देखना है। सो द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब सारी की सारी हीट सपोज यहाँ यही तो नहीं यूज कर रहा, कुछ वापस जा रही है, मतलब कुछ यूज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं कुछ एनर्जी जो है अनयूजेबल है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, और उसको हम लॉस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं।
ठीक है जी, चलते हैं हम नीचे पॉइंट के ऊपर, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व 3 कंसेप्ट। हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं जिसमें हमने फूड चेन पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ने हैं। यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, यहाँ से नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, खुद ही देख लें। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा फूड चेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस फूड चेन? अब फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उससे फूड चेन स्टार्ट होगा, एंड विद टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस में हॉक को मान लेता हूँ, सपोज टॉप कार्निवोरस हॉक को मान लेता हूँ, मतलब जो बाज होता है। द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, मतलब कोई चीज़ हम खा रहे हैं, हम प्लांट को खा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बना के समझाता हूँ। यहाँ पे ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर है जिसको हम टिड्डा कहते हैं। ग्रास ऊपर किसको खाएगा? वीट को खाएगा, वीट को मान के चलते हैं। वीट को कौन खाएगा? वीट को खाएगा सपोज, नहीं ग्रास नहीं, पहले हम लेके चलते हैं वीट। वीट को खाएगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर वीट को खाएगा। यहाँ इसको कट कर लेते हैं। ग्रास ऊपर को कौन खाता है? या तो उसको फ्रॉग खाएगी या कुछ और चीज़ खाएगी। फ्रॉग को क्या खाएगा? फ्रॉग स्नेक खाएगा फ्रॉग को। अब स्नेक को कौन खाएगा? स्नेक को मंगूज खाएगा, मंगूज खाएगा। अब या तो स्नेक को मंगूज खाएगा अगर डायरेक्ट की बात करें, या तो इसको हॉक खाएगा, बाज खाएगा। तो ईटन एंड बीइंग ईटन, खुद भी खा रहे हैं और उसको आगे वाला बंदा भी खा रहा है, तो उसको कहते हैं फूड चेन। मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें खा रही हैं। प्रोड्यूसर ट्रांसफर करेगा फूड एनर्जी, प्रोड्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इसमें जो है एनर्जी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है ना। वीट में से जो वो खाएगा वो ग्रास ऊपर को एनर्जी मिलेगी, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को एनर्जी मिलेगी, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को एनर्जी मिलेगी, स्नेक को हॉक खाएगा, उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये इंटरडिपेंडेंस हैं, ये सारे हम किसको कहते हैं? इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। अब टाइप ऑफ फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं हम नीचे फूड चेन के ऊपर। तो फूड चेन में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, गोज टू ग्रेजिंग हर्बीवोरस एंड ऑन टू द कार्निवोरस। मतलब ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, चरागांव चरने की बात कर रहे हैं। मतलब ग्रीन प्लांट को कोई हर्बीवोरस खाएगा, ग्रीन प्लांट है, ये मतलब प्लांट है, इसको खाया डियर ने, हिरन को खाया लॉयन ने या टाइगर ने, तो कार्निवोरस हो गया, ये हर्बीवोरस हो गया, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस फूड चेन, इसको ग्रेजिंग फूड चेन इसको कहते हैं, जो ग्रेजिंग से ऑन एंड ऑन चलता जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये बन जाती है, मैंने एक सरल सी बताई है। अब हमारे पास आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मीन प्लांट और प्लैंक्टन मीन एनिमल। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो पानी में प्लांट्स थोड़े थोड़े होते हैं, उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। उनको खाएंगे जू प्लैंक्टन, जो वहाँ पे एनिमल होंगे, एनिमल टाइप प्लांट, वो खाएंगे। अब जू प्लैंक्टन्स को फिश सीक्वेंस, कुछ भी फिश होंगी वो खाएंगी, और ग्रासेस खाएंगे, कुछ ग्रासेस को फिर रैबिट खाएगा, रैबिट को आगे फॉक्स खाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है हमारा फूड चेन का, किसका? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेज कर रहे हैं, ग्रास की बात चल रही है, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन होता है, इट गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू द ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्रिटस एंड देयर प्रेडेटर्स। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाता है, देन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डिट्रिटस, और प्रेडेटर जो डिट्रिटस के ऊपर खाते हैं उनके को हम कहेंगे डिट्रिटस, जो सड़ा गला माल खाते हैं सपोज। एग्जाम्पल, अगर सच इकोसिस्टम्स आर दस लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर लाइट। अब यहाँ इसको सोलर लाइट की जरूरत ही नहीं है ना, ये डिट्रिटस खा रहे हैं। अब आगे वाला पॉइंट आपने देखना, दीज डिपेंड चीफली ऑन इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में है, या कोई मर गया है बंदा, या कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खा लेंगे।
matter produced in another system. For example, food chain operate in a accumulated litter in the temperate forest. जैसे ही वो वर्क करता है, ये आ गया हमारा फूड चेन के ऊपर। अब हमारे पास आता है फूड वेब। तो व्हाट इज दिस फूड वेब? बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड वेब और फूड चेन में क्या समानता है ये भी पूछ सकते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या है। मतलब ये नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और वो क्या है, एक लीनियर वे में चलता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन अ फूड वेब इलस्ट्रेट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब अब देखो, अगर ग्रास ऊपर ने वीट खाया था, उसके बाद ग्रास ऊपर को मेंढक भी खा रही है, ग्रास ऊपर को कुछ और भी तो खाएगा ना, ठीक है ना। एंड न्यूट्रिएंट अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, पूरे का पूरा पॉसिबल ट्रांसफर देगी। वेयर एज फूड चेन ट्रेस ओनली वन पाथवे। मैंने वही बोला कि एक सिंगल पाथ में चलेगा और ये एक नेटवर्क में चलेगा। एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे स्नेक था, स्नेक को हॉक भी खाएगा, स्नेक को मोंगूस भी खाएगा। तो मतलब जो इंटर नेटवर्क रहेगा, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन जो होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन को हम फूड वेब भी कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। ठीक है जी, सिंपल वे में आपको फूड वेब और फूड चेन समझ आ गया है। अब चलते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर। ये वाला बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ये भूल जाता है बच्चों को, ये आपको आना चाहिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं। सो द इकोलॉजिकल पिरामिड, द स्टेप ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक रेज और रिफर्स टू ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, व्यूज होता है, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। अब पिरामिड्स हमारे पास कितने हैं? एक है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। याद रखें। अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपने देखना है, क्योंकि मैंने इसको सीधा सीधा टेबलेटेड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसमें से आपको समझना इजी रहेगा। अब ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास बायोमास है, और ये हमारे पास एनर्जी है। अब देखें क्या होता है। नंबर की बात करेंगे, दिस डील रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट लेवल। जितना भी नंबर रहेगा, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, प्लांट हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट्स होंगे जो प्राइमरी बना रहे हैं, एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट, और जो डिफरेंट लेवल पे उसके कंज्यूमर हैं। ये बात है हमारी नंबर की बारे, कितना नंबर है उनका क्या है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बनेंगे। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेट इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। यहाँ इसका जो वेट है, बायोमास का मतलब वेट उसका जो है, जो उसका है मास जो है वो देखा जाएगा, नंबर नहीं देखा जाएगा। दिस गिव अस द पिरामिड ऑफ बायोमास, इसको बायोमास का पिरामिड कहते हैं। ये देखें, फिर एग्जांपल नीचे चलते हैं। एनर्जी का होगा, टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट यूजेबल। तो एनर्जी पिरामिड में क्या होगा, उसकी फंक्शनल रोल देखेंगे ट्रॉपिक्स में। अब ये हो गया। अब पीछे दोबारा चलते हैं यहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर आर ऑलवेज बी अपराइट। ये हमेशा अपराइट होता है, याद रखेंगे। आपने देखा होगा अपनी बुक्स पे ऐसे रहेगा, अपराइट रहेगा। ठीक है जी। पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। फिर द टोटल ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एच ई ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर। यहाँ पे अगर आज वेट इसका, सपोज किसी चीज़ का आज वेट 10 किलो है, कल कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये अपसाइड डाउन होता है, याद रखें। इसको ऐसे बनाते हैं। तो ऑल एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल with the loss of energy being depicted at each transfer to another level। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो किस तरीके से फंक्शनल रहेगा। यहाँ ये आ गया, ठीक है जी, ये वाला आ गया। तो पिरामिड नंबर जो हमेशा होता है आपने देखना है, ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर का हमेशा आपने देखना है अपराइट रहेगा। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। लोअर लेवल से जो हायर लेवल में जाएंगे, जो नंबर होगा वो डिक्रीज होगा ट्रॉफिक लेवल में। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी इन ग्रास इकोसिस्टम। मतलब ग्रास इकोसिस्टम में क्या होगा, इंडिविजुअल का नंबर जो होगा वो डिक्रीज होगा लोअर लेवल टू हायर लेवल में। डिक्रीज होगा ना, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने में डिक्रीज होगा।
इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये आ गया पैरामीड ऑफ नंबर अपराइट, एक आता है पैरामीड ऑफ नंबर इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड में क्या होगा, इन दिस पैरामीड इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यहाँ पे इंक्रीज होगा लोअर से हायर लेवल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, द पैरामीड ऑफ नंबर डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर फॉर एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए एक डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बात आएगी बायोमास इज मेजर्ड इन, ये हमारे पास आ गई है जो इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने। ये अपराइट रहेगा फॉर द मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड, अगर लैंड की बात रहेंगे तो ये अपराइट रहेगा, अगर हम ओशन की बात करेंगे तो ये इन्वर्टेड आएगा। यहाँ इन्वर्टेड भी अपराइट है और इन्वर्टेड है। यहाँ पे ग्रास लैंड में जो है वो अपराइट है, याद रखेंगे ग्रास लैंड में अपराइट है, याद आपको रखना है। और यहाँ पे जो एनर्जी है ये इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये अपराइट रहेगी। पैरामीड ऑफ बायोमास एज अ लार्ज बेसिक प्राइमरी प्रोड्यूसर विद अ स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे बड़ा कम होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा इन्वर्टेड पैरामीड इन मेनी एक्वेटिक। तो एक्वेटिक जब पानी की बात है, पैरामीड ऑफ बायोमास में अज्यूम एन इन्वर्टेड फॉर्म, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में आपको दिखेगा। अब अगर हम बात करेंगे पैरामिड, हेंस द पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो ये हमेशा एनर्जी अपराइट ही रहती है विद अ लार्ज एनर्जी एट द बॉटम, तो सबसे एनर्जी जो है वो बॉटम में रहती है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ये वाला अपराइट है, ये वाला इन्वर्टेड है, ये वाला कहाँ पे गया अपवर्ड है, ये वाला जो हमारे पास कौन सा है इन्वर्टेड है, ये आएगा और ये हमेशा अपवर्ड रहेगा। ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पैरामीड ऑफ एनर्जी, पैरामीड ऑफ नंबर, पैरामीड ऑफ दिस बायोमास एंड एनर्जी, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ पैरामिड्स, ये आ गया, याद रखना है। पैरामिड ऑफ नंबर हमारे पास है, पैरामिड्स ऑफ बायोमास है और पैरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास है, ठीक है जी। अपराइट हमारे पास है ये वाला और ये वाला इन्वर्टेड है। देखिए इन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट है और ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड है। पैरामिड ऑफ बायोमास अपराइट है टेरिशियल एंड इकोसिस्टम में, और अगर यहाँ पे पैरामिड ऑफ बायोमास की करेंगे, इन्वर्टेड कहाँ पे है, मैरीन में है। और ये पैरामिड है ये हमेशा पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट रहता है। इसका आप क्या करेंगे, आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में मदद हो सके। चलें जी आगे चलते हैं। अब इसका जो पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। मूवमेंट ऑफ दीज पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व 2 मेन प्रोसेसेस, 2 प्रोसेसेस होती हैं, आपको याद रखना है। एक बायो एक्यूमुलेशन याद रखना है और एक बायो मैग्निफिकेशन याद रखना है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। अब जो बायो एक्यूमुलेशन होता है ये क्या होता है, रिफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट इंटर अ फूड चेन। फूड चेन में पॉल्यूटेंट कैसे आते हैं, देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट टू फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, तो इसको कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ये आएगा। मतलब कोई भी चीज़ है जहाँ पे पॉल्यूटेंट इंक्रीज होंगे तो उसको बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। दूसरा हमारे पास आता है बायो मैग्निफिकेशन, रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट टू कंसंट्रेट, दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो कैसे जाते हैं, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसको हम कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। So there is an increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain into another. तो ये जो pollutant का लिंक है ना वो यहाँ से यहाँ में रहेगा और यहाँ से यहाँ भी रहता है, लिंक रहता है। अब अगर बात करेंगे इन ऑर्डर टू बायो मैग्निफिकेशन टू ओकर, जब बायो मैग्निफिकेशन ओकर होगी द pollutant मस्ट बी लॉन्ग लीव होंगे, मोबाइल होंगे, हिलने जुलने वाले होंगे, सॉल्युबल इन फैट, फैट में सॉल्युबल होंगे और बायोलॉजिकल एक्टिव रहेंगे। ये याद रखें, बायोलॉजिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाएगा इफ़ अ पॉल्यूटेंट इज़ नॉट एक्टिव बायोलॉजिकली इट मे बायो मैग्नीफाई बट वी रियली डोंट वरी अबाउट इट मच सिंस इट प्रॉब्ली वुडंट काज एनी प्रॉब्लम
फॉर एग्जांपल DDT अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज अ फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एज अ होल। तो ये एक बेसिक बुनियाद है इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म और उसके सर्वाइवल के लिए और उसकी फंक्शन के लिए किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर। मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चले जी, अब हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं। एक मतलब इंटरेक्ट कैसे बायोटिक करते हैं, बायोटिक जो इंटरेक्शंस है। सो सबसे पहले अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड। आपने सीधा रखना है क्या, एक टर्म है म्यूचुअलिज्म, मतलब दो चीज़ें हैं, दोनों को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, एक से दूसरे को और दूसरे को पहली से बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म में कहें, जब प्लांट्स पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेटर गेट फूड, जो पॉलिनेटर है उनको फूड मिलता है, पॉलिन मिलेगा या नेक्टर मिलेगा जो जूस उसका होगा, एंड द प्लांट हैज़ इट्स पॉलिन ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर फ्रॉम क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो मतलब यहाँ पे से जो पॉलिन मतलब ये इंसेक्ट है, इसको यहाँ से फ्रूट या जूस इसने नेक्टर को सक किया, इसके जो पैर हैं या इसके वहाँ पे उसके साथ क्या जुड़ गया, क्या कहते हैं पॉलन, और ये पॉलन जब दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा तो यहाँ इसको पॉलन देगा, इसके ओवरी के ऊपर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी यहाँ पे पड़ेगा, तो ये पॉलन यहाँ से क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, तो रिप्रोड्यूस करेगा। ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहीं प्लांट से यहीं पे होगा। एक जीनोगेमी भी होता है, स्ट्रेंज मैरिज, तो उसको भी याद रखें। तो म्यूचुअलिज्म में हमें क्या होगा? दोनों स्पीशीज को क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। मतलब एक चीज़ होगी उसको फ़ायदा मिलेगा और दूसरी को ना फ़ायदा मिलेगा ना नुकसान मिलेगा, वो अनअफेक्टेड होगी। जैसे हम एग्जांपल के, काउ डंग प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डग बीटल्स। जो डंग बीटल्स होती हैं उनको खाना और शेल्टर देगा। द बीटलेट हैव नो इफेक्ट ऑन द काउ। लेकिन काउ के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? मतलब ये जो बीटल है इसको तो फ़ायदा मिल गया, लेकिन काउ को इसका ना नुकसान मिला ना फ़ायदा मिला, अनअफेक्टेड रही है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल वे और इजी और बिल्कुल सरल और सिंपल वे में बताऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को लर्न कर पाएँ। अब रहेगा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा? बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड बाय इंटरेक्शन। कंपटीशन जब होगा, जब आपस में दो चीज़ों के बीच भिड़न होगी, कंपटीशन होगा, चाहे फूड के लिए हो चाहे शेल्टर के लिए हो, तो दोनों को हार्म मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ टू स्पीशीज ईट सेम फूड, दो चीज़ें हैं, वो स्पीशीज़ हैं, एक किस्म का खाना खाती हैं, एंड देयर इजंट इनफ फॉर बोथ देम, मतलब एक चीज़ बहुत का सफिशिएंट नहीं है दोनों के लिए, दोनों उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। सो बोथ दे आर हैव द एक्सेस टू लेस फूड देन दे वुड इफ अलोन, सो दे बोथ सफर द शॉर्टेज ऑफ फूड। तो क्या हो रहा है? इनको हार्म हो रहा है, एक पर्याप्त मात्रा में इनको खाना नहीं मिला, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? हार्म हो रहा है इनको, तो इसको कहेंगे कंपटीशन। अब आ जाएगा नीचे हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशंस कहेंगे इसको, या इसको साथ में हम पैरासिटिज्म कहते हैं। वन स्पीशीज जो होगी वो बेनिफिटेड होगी और जो अदर होगी वो हार्म होगी। कभी ये प्लस माइनस के साथ भी होते हैं, नीचे स्लाइड में हैं तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो क्या होता है प्रीडेशन में? एक को फ़ायदा मिलेगा और दूसरा नुकसान में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीडेशन की बात करें, अगर हम प्रीडेशंस की बात करें, एग्जाम्पल होगी फिश किल, वन फिश किल एंड ईट। एक खाएगी और दूसरे को नुकसान हुआ, जो खाएगी उसको तो नुकसान हुआ ना, हार्म हुई ना। पैरासिटिज्म में क्या होगा? टिक ग्रेन बेनिफिटेड बाय सकिंग ब्लड। जो टिक ग्रेन होते हैं वो खून पी के बेनिफिट लेंगे। होस्ट इज हार्म बाय लूजिंग ब्लड। जो होस्ट होगा वो तो उसका तो जो ब्लड होगा वो लूज होगा, तो उसको क्या होगी? हार्म मिलेगी। तो प्लस माइनस। उसके बाद एक और होता है, उसको कहते हैं हम एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या होता है? वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। मतलब एक को क्या मिलेगा? नुकसान मिलेगा, और जो दूसरी होगी वो अनअफेक्टेड होगी, मतलब जीरो के साथ के, ना इसको फायदा है ना नुकसान है, लेकिन एक को तो हार्म लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज ट्री शेड अ स्मॉल प्लांट। लार्ज जो प्लांट होते हैं वो इसकी शेड को क्या करते हैं? रोक देते हैं। रिटार्डिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट। ये बड़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि इसको पर्याप्त सूर्य किरण नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। द स्मॉल प्लांट हैव नो इफेक्ट ऑन द लार्ज। लेकिन इसका जो इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? कोई नहीं रहेगा।
उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में होता है देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म, ना ही इसमें कोई फ़ायदा है ना ही इसमें कोई नुकसान है, दोनों को 0-0 के ज़ुमरे में रखते हैं फॉर द ईदर स्पीशीज। अब इस इंट्रैक्शन को एक बार टेबलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। चलें जी, अब ये जो टेबल लिया है इस टेबलेटेड फॉर्म को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद करने के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास म्यूचुअलिज्म आता है, इसको सिम्बियोटिक भी कहते हैं। अब एक स्पीशीज़ जो है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है प्लस के साथ है, और दूसरी स्पीशीज़ को भी फ़ायदा मिल रहा है तो प्लस के साथ है। इसकी एग्जांपल देखें, लेग्यूमिनस प्लांट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब रूट नड्यूल्स जो होती हैं, रूट नड्यूल्स जो होती हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, तो वो क्या करता है रूट नड्यूल से बेनिफिट लेता है और प्लांट को ये क्या बना के देता है, इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, तो दोनों को फ़ायदा मिल गया। अब साथ में एक और एग्जाम्पल, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, मतलब वो पॉलिन से प्लांट्स फ्लावर से नेक्टर या जूस लेगा और साथ में जो उसके पाँव के साथ पॉलन लगेगा वो दूसरे प्लांट पे जाके उसकी फर्टिलाइजेशन करेगा, उसका जो है वो रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा मिलेगा और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। एक रेमोरोस होता है, याद रखें, ईटिंग लीफ आवर फूड ऑफ द शार्क विदाउट डिप्लीटिंग शार्क रिसोर्स, मतलब जो रेमोरोस ईटिंग लेफ्ट ओवर होता है फूड का, वो शार्क का ये खाता है और शार्क को कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो अनअफेक्टेड रहती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या होता है? एमेंसलिज्म क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाया, एक स्पीशीज़ जो होती है हार्म माइनस है तो हार्म होगी और दूसरी अनअफेक्टेड रहेगी। फॉर एग्जांपल शेडिंग ओट ऑफ वन प्लांट बाय टॉलर एंड वाइडर, मतलब एक बड़ा प्लांट है एक छोटा प्लांट है, तो ये इसके ऊपर जो साया पड़ेगा, सन नहीं आएगी तो ये इसका नुकसान होगा, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अनअफेक्टेड, इसको क्या, इसको कोई चट्टी तो नहीं, इसको तो सन मिल रही है लेकिन ये अनअफेक्टेड है। एलोपैथी, इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाय द सिक्रीशन ऑफ एनदर प्लांट, ये कुछ हार्मोनल इनहिबिशंस है तो उसकी वजह से हो जाती है। पाँचवें नंबर पे आ जाता है पैरासिटिज्म, एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान। मॉस्किटो, टिक, प्रोटोजोन काज मलेरिया, मतलब अब देखो मॉस्किटो होगा, मॉस्किटो हमारा क्या करेगा, हमारा ब्लड सक करेगा, तो इसको फ़ायदा मिला, इसको फूड मिल गई। नुकसान हमें हुआ अगर इसने उस फीमेल एनोफिल ने हमारे अंदर प्लाज्मोडियम अगर हमारे अंदर इंजेक्ट हो गया तो हमें मलेरिया हो जाएगा, तो हम नुकसान में हैं। ठीक है जी, तो ये जो मलेरिया है ये प्रोटोजोनल डिजीज़ है। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन में ये भी नुकसान में है, ये भी नुकसान में है, माइनस है। लाइन एंड टाइगर इन द सेम निच, लाइन है सपोज एक निच में और उसी में साथ में टाइगर भी रह रहा है, इसको भी मीट चाहिए, इसको भी चाहिए मीट, इस दोनों ही डियर खाएंगे सपोज, तो डियर ये भी खाएगा तो ये भी खाएगा, लाइन और टाइगर दोनों, तो जब फूड की कमी होगी तो दोनों को नुकसान होगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक को फ़ायदा है और एक को नुकसान है, ये मतलब उधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, क्योंकि टेबलेटी एक स्पीशीज़ ए है, ये बी है, ये प्लस माइनस सब आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं जिसके। अब लाइन एंड ज़ेब्रा, लाइन और ज़ेब्रा, लाइन ज़ेब्रा को खाएगा तो लाइन को तो फ़ायदा है, ज़ेब्रा नुकसान है, मरेगा। बियर एंड फिश, बियर को खाएगा फ़ायदा है, फिश को नुकसान है। फॉक्स एंड रैबिट, फॉक्स इसको खाएगी फ़ायदा, इसको नुकसान। तो कंपटीशन, ये प्रेडेशन है, मतलब शिकार कर रहे हैं, प्रे है ये, तो प्रे शिकार होंगे तो इनको नुकसान होगा, तो ये मर जाएंगे सारे, तो एक को फ़ायदा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और दूसरा जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इतना ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सफिशेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूरी मेंशन करेंगे, ये चीज़ ज़रूरी मेंशन करेंगे, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। आप हमें लाइक करके इस वीडियो लेक्चर को बता सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो पूरा हम इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे, इसके ऊपर जितने भी डिटेल लेक्चर होंगे वो डे टू डे आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, आपको आप जितना हमारे साथ बने रहेंगे उतनी हमें मोटिवेशंस मिलेंगी, उतनी जितनी हमारी मोटिवेशंस मिलेंगी तो उतना हम अच्छे से काम करेंगे। आपको एक क्वालिटी और एक रिलायबल जो है कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। मैं एक
कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तब तक हमें इजाज़त दें। टेक केयर, गुड बाय।